हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का पेपर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कीवर्ड पकड़िएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प है फाहियान 399 से 414 ईस्वी, 399 ईस्वी से 414 ईस्वी। दूसरा विकल्प है 629 से 645 ईस्वी। तीसरा है इत सिंह 679 से 695 AD। चौथा है अलमसूदी 957 ईस्वी। तो यहाँ पर जब हम चारों विकल्पों को देखेंगे तो फाहियान 399 से 414 करेक्ट है। हेनसांग 629 से 645 करेक्ट आंसर है। इसिंग 679 से, यानी 679 से 695। तो इसमें इसिंग नहीं सही दिया गया है और अलमसूदी 957। फाहियान 399 से 414 राइट है। 399 से 414। हेनसांग 629 से 645 ईस्वी। इसिंग 671 से 72 से 693 से 94। इसीलिए जो सही विकल्प है वो सही नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया है 679 से 695, जबकि राइट आंसर क्या है 671 से 72, 671 टू 72 से 693 टू 94। और अलमसूदी तो इसमें विकल्प में है 957, जबकि राइट आंसर क्या है 915 से 916 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। किन राजाओं को या राजा को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। पहला हर्षवर्धन, दूसरा गोपाल, तीसरा यशोवर्मन, चौथा नंदीवर्मन पल्लवमल्ल। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल एंड नंदीवर्मन पल्लवमल। यहाँ पर बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। तो पहला विकल्प है हर्षवर्धन, दूसरा गोपाल, तीसरा यशोवर्मन, चौथा नंदीवर्मन पल्लवमल। राइट आंसर क्या है गोपाल एंड नंदीवर्मन पल्लवमल। एक्सप्लेनेशन, शशांक की मृत्यु के पश्चात 637 ईस्वी लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता तथा अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। शशांक की मृत्यु के पश्चात 637 ईस्वी के लगभग एक शताब्दी तक किस जगह की बात हो रही है, बंगाल की। बंगाल में अराजकता तथा अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा और 8वीं शताब्दी में ईस्वी के मध्य अशांति एवं अवस्था से उबकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक, क्या नाम दिया गया, गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। अब यहाँ पर क्लियर ये ध्यान रखना है कि जब हम बंगाल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बंगाल। तो बंगाल में कौन सा वंश है, पाल वंश है। बंगाल में पाल वंश, और पाल वंश की स्थापना कौन कर रहा है, गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल। शशांक की मृत्यु के पश्चात किसकी मृत्यु की बात हो रही है, शशांक के। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इसको सही से ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। पहला है हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन नहीं है। दूसरा गोपाल सही है। यशोवर्मन नहीं सही है। चौथा क्या है, नंदीवर्मन पल्लवमल, ये सही है, यानी 2 और 4 ऑप्शन सही है। फिर अराजकता तथा अवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य अशांति एवं अवस्था से उबकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। गोपाल ने किस वंश की स्थापना की, पाल वंश की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय को जो यहाँ पर नाम दिया गया नंदीवर्मन पल्लवमल, तो इनका दूसरा नाम है नंदीवर्मन द्वितीय, या ऐसी, मतलब हम यहाँ पर दोनों नाम ध्यान रखेंगे कि नंदीवर्मन द्वितीय और नंदीवर्मन पल्लवमल एक ही इंसान की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो पहला है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, दूसरा है नासिरुद्दीन महमूद, तीसरा नासिरुद्दीन खुसरो शाह, चौथा है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो हमने अगर सही से मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रखा है तो हमें क्लियर पता होगा कि इसमें नासिरुद्दीन खुसरो शाह राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? नासिरुद्दीन खुसरो शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? खिलजी वंश के खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। तो अगर पेपर में जैसे एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन उठते हैं तो वहाँ पर हम ये क्लियर कर सकते हैं। जब एक्सप्लेनेशन हमारे माइंड में क्लियर होगा तो हम यहाँ पर किसी भी तरह के क्वेश्चन का रिप्लाई आसानी से दे सकते हैं। नासिरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। उसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रेहान ने किया। उसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। इस क्वेश्चन को सही से देख लीजिए क्योंकि इसके अंदर भी क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन है उससे भी क्वेश्चन आगे काम आएंगे। जैसे खिलजी वंश के अंतिम शासक का नाम पूछ दिया जाए पेपर में, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमें रिप्लाई देना है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। खिलजी वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में, दूसरा क्वेश्चन क्या है? शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ऐसा कौन सा शासक था जो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। और चौथा क्वेश्चन हमें क्या है कि किसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी? तब हम इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। उसके शत्रुओं ने इसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि किस शासक या दिल्ली सल्तनत के किस शासक के विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए गए। तो इसमें हमें अच्छे से पता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह है। उसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता प्रयास करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किसने किया था? इमामुद्दीन रेहान ने। किसने किया है? इमामुद्दीन रेहान। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? अगर हम जैसे ज़्यादातर जब साम्राज्यवादी नीतियों की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में पहले देख लेते हैं क्या? इल्तुतमिश, दूसरा नासिरुद्दीन महमूद, तीसरा है बलबन, चौथा अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश भी नहीं होगा इसका, दूसरा है नासिरुद्दीन महमूद भी नहीं सही है, बलबन भी नहीं सही है, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था और इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किलों की मरम्मत कराई गई तथा सभी किलों में स्थायी रूप से सेना रखी गई। दिल्ली तथा सीरी, जब कोई पेपर में क्वेश्चन आता है पूछा जाता है सीरी के किलों का निर्माण किसने करवाया था? तो सीरी के किलों की मरम्मत कराई गई। इसके समय में ही मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी किया गया। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसके द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किलों की मरम्मत कराई गई तथा सभी किलों पर स्थायी रूप से सेना रखी गई। दिल्ली तथा सीरी के किले की भी मरम्मत कराई गई। इसके समय में ही मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है
मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। पहला मुर्शिद कुली खां, दूसरा सरफराज खां, तीसरा शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, चौथा अलीवर्दी खां। तो यहाँ पर जब हम चारों विकल्पों को देखेंगे तो पहला विकल्प सही है, मुर्शिद कुली खां। यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। मुगल बादशाह फ़र्रुखसियर। मुगल बादशाह फ़र्रुखसियर द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि किसने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करवाने का उद्देश्य केवल यही है कि जो क्वेश्चन अलग से बनते हैं तो एक्सप्लेनेशन में हमारे फंस जाए क्वेश्चन। ढाका से मुर्शिदाबाद। अब जैसे जब एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं तो आगे हमारे और भी क्वेश्चन इससे हल होते हैं। ढाका से मुर्शिदाबाद। मुगल बादशाह फ़र्रुखसियर द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, किसी मतलब किस शासक के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। 1719 में फ़र्रुखसियर द्वारा मुर्शिद कुली खां को उड़ीसा का क्षेत्र भी दे दिया गया था। वर्ष 1727 में, कब? वर्ष 1727 में शुजाउद्दीन, 1739 में अलीवर्दी खां तथा 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो अगर यहाँ पर क्रम आता है कभी पेपर में तो हमें ध्यान में रखना है, पहले कौन शासन कर रहा है, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद 1727 में, जैसे जो एक व्यवस्थित क्रम है वो हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे। यहाँ पर हम केवल विकल्प की बात कर रहे हैं तो विकल्प में पहला जो जैसे अलीवर्दी खां मुर्शिद कुली खां है, तो मुर्शिद कुली खां 1717 में नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है, फ़र्रुखसियर के द्वारा। और दूसरा इसके बाद आएगा दूसरे नंबर पर शुजाउद्दीन 1727 में, 1739 में अलीवर्दी खां, 1756 में सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बाला, लहना, मर्दाना, श्रीचंद। तो अगर आपने लूसेंट भी पढ़ रखी होगी तो पढ़ा होगा कि इसमें लहना को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लहना को गुरु नानक द्वारा क्या नाम दिया गया था, अंगद। तो अंगद किसका नाम था, लहना का। अंगद किसका नाम है, लहना का। और गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक कैसे बर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आ में बड़ा की मात्रा आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु बने। इनका जन्म 31 मार्च 1504 को पंजाब के फिरोजपुर नामक हरिके गांव में हुआ था। उल्लेखनीय है श्रीचंद गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना व बाला गुरु नानक के शिष्य थे। श्रीचंद गुरु नानक देव के बेटे थे। गुरु नानक के बेटे का नाम क्या था, श्रीचंद था। और मर्दाना व बाला ये गुरु नानक के शिष्य थे। यहाँ पर जैसे चारों विकल्प दिए तो हमें क्लियर हो गया कि बाला और जो मर्दाना थे ये इनके शिष्य थे, किसके, गुरु नानक के। और जो ये श्रीचंद कौन थे, तो श्रीचंद इनके बेटे का नाम था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था। कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था। तो पहला है दुआर्ट बारबोसा, दूसरा डोमिंगो पायस, तीसरा पीटर मुंडी, चौथा फर्नांडो नूनीज। कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नांडो नूनीज। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी कहाँ का था, ब्रिटेन का था। कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नांडो नूनीज। तो यहाँ पर कौन होगा,
पीटर मुंडी, क्योंकि पीटर मुंडी कहाँ के हैं? ब्रिटेन के निवासी हैं, जो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। अब जैसे कई बार मैच करने को आता है कौन सा विदेशी यात्री किस शासक के काल में आया था, तो जब पीटर मुंडी की बात करेंगे तो ये किसके काल में आ रहे हैं? शाहजहाँ के शासनकाल में। किसके काल में आ रहे हैं? शाहजहाँ के। और जैसे अन्य यात्री दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस तथा फर्नांडो नुनीज पुर्तगाली यात्री थे। कैसे यात्री थे? पुर्तगाली यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तीसरा है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। चौथा है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। जेम्स ऑगस्ट द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया था? 1780 में किया गया था। जेम्स, अब यहाँ पर जैसे जब हम देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ तो बिल्कुल ईजी है, कुछ इतने डीप में जा रहे हैं कि हम सामने, अब जैसे ये जो क्वेश्चन है जनरल अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए नहीं बता पाएगा कि जो बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ है। तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में किया गया। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई। और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की गई। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया। तो यहाँ पर जब चारों विकल्पों को हम क्रम में लगाएंगे, एक बार इसको देख लीजिए। जैसे लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ पर हुई है? सैन फ्रांसिस्को। और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 पुणे महाराष्ट्र। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हो रहा है 1780 में। और चौथा है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। तो इसके जब हम चारों विकल्प देखेंगे तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर कौन सा हमें निकल कर आएगा? दूसरा यानी बी ऑप्शन राइट है। तीसरे नंबर पे जेम्स ऑगस्ट का जो दिया गया है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, ये आएगा 1780 में पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे आएगा विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। और इसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। फिर आएगा लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे पूछा जा रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। दूसरा कथन है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो अगर हम जनरली ये क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पे जैसे दूसरा कथन तो ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जो कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स है तो इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। एक बार इसको देख लीजिए क्या है? बी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में किया गया था। अब पहला कथन जब हम एक बार फिर से देखेंगे, पहले कथन में क्या दिया गया था कि 10 जून, केवल डेट का अंतर है। आप एक बार फिर से को रिलेट कर लीजिएगा कि 10 जून 10 जुलाई, इसीलिए पहला कथन गलत हो गया है। पहले कथन में क्या दिया गया? 10 जून। तो ये 10 जून ना होकर क्या है? 10 जुलाई। यानी जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? और स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का शिक्षा देना था। की शिक्षा देना था? एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में किया गया था।
इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, किंतु 1802 ईस्वी में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। इसकी जगह पर 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हेलेबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। कहाँ पर? इंग्लैंड के हेलेबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, हिस्ट्री के क्वेश्चन लंबे होते हैं इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अदर आगे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कम टाइम लगेगा। 10 क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। तो अभिकथन यानी असर्शन ए क्या है? भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण क्या है? वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। पहला कथन क्या दिया गया? अभिकथन क्या है? भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कारण क्या था? कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। जब हम चारों विकल्प देखेंगे, जैसे ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चौथा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और इससे ब्रिटिश जनता का मत प्रभावित करना था, ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं और उनके कष्टों से परिचित हो सके और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में समर्थन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा कथन है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो यहाँ पर कथन जब देखेंगे विकल्प क्या क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो एक कथन एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, क्योंकि बिना कथन जब तक माइंड में क्लिक नहीं होंगे आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा कथन है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो इसके दोनों कथन सही होंगे। कौन सा दोनों कथन? तो इसमें ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, जिसका गठन 1926 ईस्वी में किया गया। इसी अधिनियम के तहत पहली ICS परीक्षा ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग के अधीन 1922 में इलाहाबाद में आयोजित हुई। कब आयोजित हुई? 1922 में इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। पहली बार की बात हो रही है कि 1919 का एक्ट जो आया था उसमें प्रोविज़न किया गया था और 1926 में इसका गठन किया गया। 1926 में क्या किया गया? इसका गठन किया गया। और 1922 में पहली परीक्षा जो स्टार्ट हुई थी, 1922 में पहली परीक्षा कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में। तो 3 ईयर क्लिक करने हैं लोक सेवा आयोग से। 1919 3 ईयर कौन कौन से हैं? 1919 में लोक सेवा आयोग का प्रोविज़न किया गया, 1926 में पहली बार इसका गठन किया गया और 1922 में पहली बार पेपर का आयोजन किया गया, यानी परीक्षा का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन अगर कोई देखे, जनरल क्वेश्चन नहीं है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का नाम क्या है? मनोरंजन। यहाँ पर टाइम कम ज़्यादा जा रहा है, इसलिए हमें लगता है जो विकल्प जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही सारे विकल्प पढ़ना चाहिए, अदर विकल्प को स्किप कर देना चाहिए। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का क्या नाम था? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ की रचना की गई
और यह कविता वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। उल्लेखनीय है कि मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर राजेंद्र कॉलेज छपरा बिहार के प्रधानाचार्य थे। इनका जन्म से हमें कोई मतलब नहीं है, ना तो जन्म ध्यान रखना है, केवल इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था। तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा था और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। ठीक है, केवल इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। आपने जब 19 दिसंबर 1927 को, कब? 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई। 9 अगस्त 1925 को, डेट कौन सी है? 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1857 को शाहजहांपुर में हुआ था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार, ये करंट का है, कि काकोरी कांड का नाम बदल के क्या हुआ? काकोरी ट्रेन एक्शन। इसमें हमें एक बार फिर क्लिक कर लेते हैं कि जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, इनको फांसी कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। और 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी गई। 19 दिसंबर 1927 को। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। और काकोरी षड्यंत्र के आरोप में यहाँ पे हमें 4 नाम ध्यान रखने हैं। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, तीसरा अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्लाह खां। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह। और राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ पर हुआ था? शाहजहांपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण। आर.एन. टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के स्वरूप नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ना कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को, किसको बोला जाता है? दरोगा को। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थायी प्रतिनिधि कहा जाता है। कॉर्नवालिस ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के लिए एक पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की। जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा अंग्रेज दंडनायक मजिस्ट्रेट का जिले के पुलिस को आभार दे दिया गया। मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि जमींदार भूस्वामी होते थे। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि की बात कर रहा है यहाँ पर, स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कॉर्नवालिस, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है उसका नाम ध्यान रखना। कॉर्नवालिस ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के लिए एक पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की। जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा अंग्रेज दंडनायकों यानी मजिस्ट्रेट को जिले के पुलिस का भार दे दिया गया। मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस प्रधान के रूप में कार्य करते थे, जबकि जमींदार भूस्वामी होते थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना। दूसरा कथन है 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो यहाँ पर जो पूछा क्या है, कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं।
भारतीय रेलवे के संदर्भ में रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेलवे को आंसर सी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में बड़ी पहल की है। भारतीय रेलवे ने 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी रखा है। और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क 68,102 किलोमीटर है। कभी कभी जब SSC लेवल के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा ही डीप में, तो वहाँ पर रेल नेटवर्क भी पूछ देता है। 68,102 किलोमीटर। विजन 2024 योजना रेल क्षमता निर्माण से जुड़ी है। विजन 2024 योजना, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको क्लियर ध्यान रखिएगा कि विजन 2024 योजना रेल क्षमता निर्माण से जुड़ी है। बजट 2022-23 में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये वाला क्वेश्चन सभी को पता होगा कि संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के राइटर का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया है। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी। रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड युद्ध और उनके वर्ष से मैच करना है। तो पहला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1803 से 5, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1878 से 80, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1750 से 1754। तो इसका जो वैसे आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए हैं, तो हम चारों बाद में डिटेल में देखेंगे इसको। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हमारा 1780 से 84 में हुआ है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 में हुआ है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ है? 1780 से 84। इसको बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना है कि ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है कब हो रहा है? 1780 से 84 में हो रहा है। और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हो रहा है? फ्रांसीसी वर्ड यूज़ हो रहा है 1750 से 54। और तीसरा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हो रहा है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 हो रहा है। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। 1878 से 80। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है करजन बायली की हत्या, दूसरा है खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, चौथा है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला क्या है? करजन बायली की हत्या, दूसरा खुदीराम बोस को मृत्युदंड और तीसरा बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, चौथा है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो यहाँ पर जब हम क्रम में लगाएंगे तो अब जैसे एक पीछे क्वेश्चन था उसमें 10 जून दिया था, लेकिन राइट क्या था? 10 जुलाई, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की बात हो रही थी। तो ऐसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ है? केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ 4 जनवरी 1881। 4 जनवरी 1881 को हुआ है। और खुदीराम बोस को मृत्युदंड मिला है 11 अगस्त 1908 को।
करजन बायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को हुई है। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ 1912। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब से हुआ है? 4 जनवरी 1881 से। खुदीराम बोस को मृत्युदंड 11 अगस्त 1908। करजन बायली की हत्या 1 जुलाई 1909। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ 1912। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो ऑप्शन है 40, 45, 50, 55%। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का 52%, यानी 52 की बात हो रही है। और जबकि ऑप्शन में 52 कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का 52% व्यय होता था। इसका कारण यह था कि सेना एक से अधिक उद्देश्य पूरे कर रही थी। उस समय सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश होने के कारण भारत की रूसी, फ्रांसीसी और जर्मन साम्राज्यवादियों से लगातार रक्षा करनी पड़ती थी। भारतीय सेना यहाँ पर किस किस से रक्षा करनी पड़ रही है? रूसी, फ्रांसीसी और जर्मनी। और एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता और शासन को फैलाने और मजबूत बनाने का प्रमुख साधन थी, परंतु इसका खर्च भारत के राजस्व से पूरा किया जाता था। यह भारत के लिए बहुत बड़ा बोझ था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर विकल्प ए को माना है। तो जब हम बिपिन चंद्रा से इसको क्लियर करेंगे तो ये कितना है? 52% है। कल का टॉपिक हमारा रहेगा जियोग्राफी, भारत का भूगोल। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।